डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, मैं बालाजी मुदल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस इसी टॉपिक को। तो देखो, सबसे फर्स्ट इस टॉपिक से हमें 3 मार्क्स लेना है बच्चों। 3 मार्क्स के लिए हम इस टॉपिक का प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। ह्यूमन हेल्थ यानी कि बच्चों हेल्थ क्या होती है, हेल्थ का सिंपल सा मीनिंग हमें दिए वाला है। तो जो हेल्थ का मीनिंग है उसी के अंदर हम बता सकते हैं कि टोटली हम अगर वेलबींग रहेंगे तो उसे हम हेल्थ बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन WHO के अनुसार हमें हेल्थ की डिफाइन भी बहुत अच्छी तरह से दे वाली है। अभी एक्चुअली वो कौन से, वो तो हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट देखो, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स, इसका सिंपल मीनिंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अब्सेंस ऑफ डिसीज, यानी कि डिसीज अब्सेंस रहेंगे तो हम हेल्दी है ऐसा हम नहीं बता सकते हैं। या फिर फिजिकल फिटनेस है हमारे अंदर तो भी हम हेल्दी है ऐसा भी नहीं हम बता सकते। तो उसके लिए हेल्थ की डिफाइन जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट हमें बताए वाली है। जो डिफिकल्ट डिफाइन बताए वाली है तो एक्चुअली वो कौन सी है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यानी कि WHO के अनुसार हम बता सकते हैं। WHO के अनुसार हम क्या बता सकते हैं, तो हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मीन्स हेल्थ क्या है, तो फिजिकल, सोशल और मेंटल वेलबींग कंडीशन है। अगर हम इन तीनों कंडीशन से वेलबींग रहेंगे और उसके बाद अगर हम डिसीज अब्सेंस ही बताएंगे तो हम हेल्दी हो सकते हैं, ऐसा WHO का कहना है। तो उसके अनुसार यहाँ पर WHO की डेफिनेशन हम बता सकते हैं। अब देखो, हेल्थ अगर मेंटेन करना है तो ह्यूमंस के अंदर हेल्थ मेंटेन करने के लिए कुछ इस प्रकार से रूल्स दिए वाले हैं, कुछ ऐसे रूल्स दिए वाले हैं जो रूल्स हाइजीन्स के नाम से हम बताते हैं। और साइंस में इसी रूल को हाइजीन बताया है। अब एक्चुअली कौन से रूल है वो देखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना होते हैं और उसके बाद फंक्शनल इफिशियंसी भी बताना होती है। अगर ये टोटल रेगुलर हो जाएगी और प्रॉपरली चलेंगे तो वहां पर हेल्थ मेंटेन हो सकती है। अब उसके लिए रूल क्या है, अगर हेल्थ मेंटेन करना है तो कौन से रूल वहां पर जरूरी होते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे फर्स्ट जो हाइजीनिक रूल हमें दिए वाले हैं उनमें से जो फर्स्ट वाला रूल है वो है हाइजीनिक कंडीशन में बैलेंस्ड डाइट। हमें रेगुलर बैलेंस्ड डाइट लेना होता है। उसके बाद क्लीन वाटर ड्रिंक करना होता है और पर्सनल कम्युनिटी हाइजीन मेंटेन करना होता है। देन फिजिकल एक्सरसाइज भी हमें रेगुलर करना होता है। अब इसके अंदर देखो, जो बैलेंस्ड डाइट होता है उसका मतलब क्या है। बैलेंस्ड डाइट यानी कि जिस डाइट के अंदर, जिस फूड के अंदर हमें ऑल टाइप्स के कंटेंट मिल रहे हैं। अगर ऑल टाइप्स के कंटेंट्स मिल रहे हैं तो उसे हम बैलेंस्ड डाइट कह सकते हैं। जिसके अंदर विटामिन होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, ये सभी कंटेंट्स अगर उनके अंदर प्रेजेंट है तो वो बैलेंस्ड डाइट बन गया। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज तो करना ही होता है। उसके बाद कुछ डिसीजेस का नॉलेज हमें होना बहुत जरूरी है, जो डिसीज कॉमन होते हैं। अगर ये कॉमन डिसीजेस का नॉलेज हमें पता चलता है तो हम वहां पर डिसीज का अगर हमारे अंदर सिम्टम्स दिखाई देगा तो हम क्विक एक्शन लेकर उसे क्योर करने के लिए डॉक्टर्स को वगैरह मिल सकते हैं। तो इसी डिसीज का नॉलेज हमें प्राइमरी लेवल पर होना जरूरी है और उसके इफेक्ट भी हमारे बॉडी के ऊपर क्या होते हैं वो भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। जो हमारे सराउंडिंग में जो डिस्पोजल है उसी डिस्पोजल को प्रॉपर वे से हम वहां पर मैनेज करेंगे और जो वेक्टर है उसी वेक्टर को कंट्रोल करेंगे, यानी कि जो डिसीज कॉजिंग है उसे हम कंट्रोल करेंगे। अब हम सबको पता है कि जो हमारी बॉडी है वो फॉरेन बॉडीज के कांटेक्ट में है बेटा। फॉरेन बॉडीज के कांटेक्ट में यानी कि हमारे बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन करने वाले कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कुछ ऐसे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है और कुछ ऐसे एक्सटर्नल लिविंग बीइंग्स भी है जो हमारे बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट कर सकते हैं। अब उन्हीं हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करने वाले जो एजेंट्स है उन्हें हम बैक्टीरिया बताते हैं, वायरसेस भी बताते हैं। तो ये जो एजेंट्स है ये हमारे बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। और हेल्थ डिस्टर्ब हो गई कि हमारे पूरे बॉडी को इंजुरीज वहां पर हो सकते हैं। तो उसी इंजुरीज को हमें अवॉइड करना होता है। अब उसे अवॉइड करने के लिए या फिर फॉरेन बॉडी को रेजिस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसी सिस्टम डेवलप होने वाली है जो हमारा प्रोटेक्शन करती है इन्फेक्शन से और डिसीजेस से। तो उसे हम इम्यून सिस्टम बताते हैं। इम्यून सिस्टम यानी कि इसी के अंदर रेजिस्टेंसी पावर है जो रेजिस्ट करता है और जो भी डैमेज होता है हमारा बॉडी का, जो डिसीज क्रिएट हमारे बॉडी को होती है उन सभी को रेजिस्ट करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करते हैं। तो इसे हम इम्यून सिस्टम बताते हैं। अब बच्चों इतना तो बहुत सिंपल था। अब हमें दिया है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, जो इम्यूनिटी टर्म है वो बहुत सिंपल सी टर्म है। इसे हम रेजिस्टेंसी से बारे में बता सकते हैं। और वो रेजिस्टेंसी क्या है, तो वो रेजिस्टेंसी पैथोजन के अपोज में है
और उसके बाद वो रेजिस्टेंसी कुछ ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स के बारे में है जो हमारे बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट करते हैं, तो उन्हीं के लिए रेजिस्टेंसी यहाँ पर क्रिएट की जाती है, उसे हम इम्यूनिटी बता सकते हैं। अब इम्यूनिटी से तो हमारा प्रोटेक्शन होता है और इन्फेक्शन और डिसीज से हम बचने वाले हैं इम्यूनिटी की वजह से। यहाँ पर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे इम्यूनिटीज दिए वाले हैं। अभी एक्चुअली कौन से इम्यूनिटीज है वो भी हमें डिटेल में देखना है। तो जो इम्यून रिस्पांस हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होता है बच्चों, तो वो इम्यून रिस्पांस क्या करेगा, हमारे बॉडी के अंदर कुछ आने वाले फॉरेन एजेंट्स जो है, जो एंटीजेंस है, उन्हीं के अपोज में वर्क करेगा और उन्हीं के अपोज में वर्क करने के बाद हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट जो इम्यूनिटी टर्म थी वो हमें एडवर्ड जेनर इन्होंने बताई थी। एडवर्ड जेनर जो इम्यूनिटी के बारे में बताते हैं और उसी की वजह से वहां पर हमें इम्यूनोलॉजी की ब्रांच भी कुछ पता चलती है। अभी एक्चुअली इम्यूनोलॉजी क्या है बच्चों? इम्यूनोलॉजी यानी कि एक ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर इम्यूनिटी की स्टडी की जाती है। फिर हम उसे बता सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, मींस वो साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन सिस्टम, यानी कि वो ह्यूमन सिस्टम से रिलेटेड स्टडी करने वाली ब्रांच है, इसलिए हम उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं। सिंपल बात है बच्चों, लॉजी मींस स्टडी करना, तो ह्यूमन सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं तो इम्यूनोलॉजी बनती है। इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर रेजिस्टेंसी क्रिएट होती है और जो रेजिस्टेंसी पैथोजन को अवॉइड करती है। ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए वाले हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी देखो कौन से दिए वाले हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर देखो इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है, सेल्फ और नॉन सेल्फ इन सेल को डिस्टिंग्विश करने का कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के खुद के सेल और जो सेल फॉरेन एजेंट्स है या फिर अदर सेल्स है जो डिसीज कॉजिंग है, उन्हीं के अंदर डिफरेंशिएट करने की कैपेसिटी इम्यूनिटी के अंदर होती है। और उसकी वजह से जो सेल हमारे लिए डेंजरस है, जो सेल हमारे लिए हार्मफुल है, उन्हें किल करने का एक आसान तरीका वहां पर डेवलप हो सकता है। उसके बाद क्या दिया है हमें कि जो फॉरेन सब्सटेंस आ रहे हैं तो उन्हीं फॉरेन सब्सटेंस को यहाँ पर डेवलप होने से रुकाना, उनको रेजिस्ट करना, ये इम्यूनिटी का मेन वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा बताया कि जो बॉडी सेल्स है और जो इन्वेडिंग सेल्स है उन्हीं के अंदर डिफरेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। अब कौन सा भी एनी फॉरेन सब्सटेंस अगर हमारे बॉडी के अंदर आता है तो वो क्या करेगा, तो वो इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड वर्क करेगा। अगर इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड वर्क हो जाएगा तो उसे हम एंटीजन बता सकते हैं। अब एंटीजन जो होता है वो एक्चुअली यहाँ पर रेजिस्टेंसी से रिस्पांस लेते हुए वर्क करते रहता है, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए या फिर जो फॉरेन एजेंट है उसे कंट्रोल करने के लिए एंटीबॉडीज वहां पर होना बहुत जरूरी है। और जो एंटीबॉडीज होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, तो जो सेल प्रोटेक्शन के लिए केमिकल सीक्रेट करते हैं बच्चों, प्रोटेक्शन के लिए केमिकल सीक्रेट करने वाले जो सेल है उन्हें हम एंटीबॉडी बता सकते हैं। तो यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडीज पता होना बहुत जरूरी होता है जो इम्यूनिटी की वजह से चलता है। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ टाइप्स दिए इम्यूनिटी के वहां पर दो टाइप है बच्चों। जो फर्स्ट वाला टाइप है जिसे हम इनबॉर्न यानी कि इनेट इम्यूनिटी कहेंगे, और जो दूसरी है जिसे हम एडाप्टेटिव इम्यूनिटी बता सकते हैं। तो इसी तरह से दो टाइप के इम्यूनिटी वहां पर होते हैं। जो इनेट इम्यूनिटी है बच्चों उसे हम इनबॉर्न इम्यूनिटी कहते हैं, और इसी इनेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी के बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमें पता चलता है ये इम्यूनिटी जो है ये एक रेजिस्टेंसी है, और वो रेजिस्टेंसी हमें जेनेटिक मेकअप से मिलती है, यानी कि हमारी जो पेरेंट्स है उन्हीं की वजह से ये मिलती है। इसे हम नेचुरल इम्यूनिटी भी बता सकते हैं या फिर इनबॉर्न इम्यूनिटी बता सकते हैं, इनबॉर्न डिफेंस सिस्टम भी बता सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इम्यूनाइजेशंस इन्हीं का वर्क ज्यादा चलता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अपोज में वर्क चलता है, इम्यूनाइजेशन डेवलप होता है, और ये नॉन स्पेसिफिक है, ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। ये नॉन स्पेसिफिक सिस्टम वहां पर होती है जो इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करती है, और जनरली ये हमारे बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, जो हमारे पेरेंट्स से आए वाली सिस्टम है। ठीक है, तो इसी तरह से ये इनेट इम्यूनिटी होती है जो फॉरेन एजेंट्स को हमारे बॉडी के अंदर प्रिवेंट करती है, और हमारे बॉडी के अंदर प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे बैरियर्स वहां पर बताती है। उनमें से जो पहला बैरियर है उसे हम कहेंगे इपिथेलियल सरफेस बैरियर। अभी इपिथेलियल सरफेस बैरियर क्या है, तो ये एक प्रकार का इम्यून सिस्टम है जो हमारे इपिथेलियल लेयर से डेवलप होता है, जिसके अंदर हम स्किन के बारे में बात करेंगे। अब देखो हमारी जो स्किन है बच्चों, वो स्किन ऑलवेज म्यूकस कोट से कवरिंग होती है, और बहुत सारे एनिमल्स की स्किन ऐसी है जो म्यूकस कोट से कवरिंग होती है। तो उसी तरह से इसी कवरिंग का बेसिक वर्क क्या है, हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन करना। फिर हमारी बॉडी प्रोटेक्ट होती है इसी कवरिंग से, इसी म्यूकस से, और इसी म्यूकस की वजह से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री होता है स्किन सरफेस से या फिर सरफेस एरिया से, तो वो अवॉइड किया जाता है। उसके बाद जो हेल्दी पर्सन और हेल्दी स्किन है वो बैक्टीरियोसाइडल सीक्रेट करती है, और बैक्टीरियोसाइडल की वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया किल होते हैं जो हमारे स्किन के ऊपर
इफेक्ट नहीं कर सकते, जिसके अंदर हम स्वेट वगैरह बता सकते हैं। ठीक है, अब सेबेसियस सिक्रेशन के बारे में हम सोचेंगे, जो स्वेट ग्लैंड से ही आता है। सेबेसियस सिक्रेशन क्या होता है, तो उसके अंदर फैटी एसिड की चेन होती है बच्चों। और फैटी एसिड की चेन क्या है, तो वो बैक्टीरियोसाइडल और फंगीसाइडल नेचर बताते हैं, प्रॉपर्टीज बताते हैं। बैक्टीरियोसाइडल और फंगीसाइडल प्रॉपर्टीज अगर ये बताएंगे तो वहां पर जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है हमारे स्किन के ऊपर इफेक्ट करने वाले, उन सभी की डेथ होती है। ठीक है, उसके बाद हमें म्यूकस लेयर दिया है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर प्रेजेंट है, वो भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को डिफेक्ट कर सकता है। और जो हमारे नोज के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो रहे हैं, तो उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपोज करने के लिए भी यहाँ पर एक अच्छी तरह से इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। अभी हमारे नोज के अंदर कुछ हेयर ग्रोथ है बच्चों, जो हेयर क्या करेंगे, एयर को फिल्टर करेंगे और जो भी एयर से आने वाली डर्बीज है उसे अवॉइड करेंगे, उसे वहां पर ट्रैप करेंगे और ट्रैप करने के बाद सीधा सीधा फिल्टर एयर हमें लंग्स के अंदर वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म वहां पर क्रिएट होता है। देन और एक बात हमें यहाँ पर बताइए, देखो कि अगर हम इपिथेलियम सेल के बारे में बताएंगे तो वहां पर भी जो इपिथेलियम सेल के लाइनिंग है वो म्यूकस सीक्रेट करेंगे। म्यूकस की वजह से हमारे बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन तो होता है, फेरेंजियल एरिया में भी प्रोटेक्शन होता है, और फेरेंजियल एरिया में प्रोटेक्शन होते वक्त जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज है वो वहां पर सीधा सीधा स्टॉप होती है। ठीक है, देन रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में हम बता सकते हैं। उसके बाद हमें और एक बात यहाँ पर बताना है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हमारे सलाइवा में आते हैं तो सलाइवा भी वहां पर एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज का वर्क करती है और हमारा प्रोटेक्शन करती है, और उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनहिबिट करती है इफेक्ट बताने से। ये सिंपल बात वहां पर होती है। देन स्टूडेंट, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है और इसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर एसिडिटी है। तो ये एसिडिटी क्या करेगी, कुछ स्टमक के अंदर आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे, और जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छी तरह से फूड जाने वाला है, और जो हेल्दी फूड जाने वाला है वहां पर किसी प्रकार का माइक्रोब से एंटर नहीं होने वाला है। तो उसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी मेंटेन रहता है और हेल्थ मेंटेन करने के लिए एक सपोर्ट मिलता है। उसके बाद जो यूरिनरी ट्रैक है उसी के अंदर कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तो उसी बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए भी वहां पर यूरेथ्रा के अंदर लाइनिंग, जो इपिथेलियल सेल्स के लाइनिंग है वहां पर भी हमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी जो भी वहां पर माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो सभी को डिस्ट्रॉय करने के लिए और इन्वेड करने के लिए कुछ केमिकल्स और कुछ इस तरह के नेचर्स डेवलप होते हैं कि जो नेचर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंट्री को अवॉइड करते हैं। जैसा हम बता सकते हैं कि स्पर्मिन और जिंक जो सेमेन के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी वहां पर बताएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो अवॉइड हो सकता है। उसके बाद हमें सेकेंड जो बैरियर दिया है, जो सेकेंड इम्यून सिस्टम का पार्ट दिया है जिसे हम बैरियर ही कहेंगे, तो वो है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस इन ब्लड एंड टिश्यू। हमारे ब्लड और टिश्यू के अंदर कौन से एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है बेटा, तो इसके अंदर देखो, अगर हम देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वहां पर प्रेजेंट है जिसके अंदर 30 सेरम प्रोटीन्स दिखाई देते हैं जो सर्कुलेट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर। और हमारे ब्लड के अंदर अगर वो सर्कुलेट हो जाएंगे तो वहां पर वो इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं, लेकिन वो एक्टिव कब होते हैं, जब माइक्रोबियल एक्टिविटी उनके नजर में आती है या फिर माइक्रोबियल एक्टिविटी का इन्फेक्शन हमारे ऊपर चलता है, तो उस टाइम वो एक्टिवेट होते हैं। पैथोजन को एक्टिवेट होने के बाद वो सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट कैस्केड नेचर से पैथोजन को इलिमिनेट कर देते हैं। अगर पैथोजन इलिमिनेट हो जाएगा तो जो सोलुबल प्रोटीन है, जो इंटरफेरेंस हम उसे कहेंगे, तो इसी तरह के जैसा साइटोकाइनिन वगैरह होता है, ये जो प्रोटीन है वो वहां पर वायरसेस को, बैक्टीरिया को अवॉइड करेंगे, और इनको अवॉइड करने की वजह से कुछ ब्लड सेल्स भी ऐसे, जैसा कि हम WBC के बारे में बताते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स हम उसे कहेंगे, ये क्या करेंगे, तो कुछ ऐसा स्टिमुलेशन वहां पर स्टिमुलेट करेंगे जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन अवॉइड हो जाएगा। तो ये ब्लड और टिश्यू की वजह से चलने वाली सिस्टम। उसके बाद हमें सेलुलर फैक्टर्स के बारे में बताएं। सेलुलर फैक्टर्स इन द इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के लिए कौन से सेलुलर फैक्टर्स वहां पर है? अभी देखो बच्चों, ये नेचुरल डिफेंस है अगेंस्ट टू द इन्वेंशन ऑफ ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के लिए नेचुरल इन्फेक्शन है जो माइक्रोब से वहां पर हमें बताया। उसके बाद जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स आते हैं, तो वो पार्टिकल सीधा सीधा ब्लड के अंदर फैगोसाइट किए जाते हैं। सपोज एक आधा पार्टिकल्स ब्लड के अंदर आ गया तो यहाँ पर नेचुरली उसे फैक करना बहुत जरूरी होता है, तो ये सेल उसे फैक कर देगी और उसे वहां पर किल कर देगी। तो ये नेचर यहाँ पर बताया है सेलुलर फैक्टर्स की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दूसरी बात, फैगोसाइटिक्स तो चलता ही है, और फैगोसाइटिक चलने की वजह से जो आने वाले एजेंट्स है उन्हीं एजेंट्स को हम सीधा सीधा किल कर सकते हैं हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहने वाले
सेल्स की वजह से, ठीक है। तो ये जो फैगोसाइटिक सेल्स है इन्हें हम माइक्रोफैगस और मैक्रोफैगस इसी दो ग्रुप के अंदर बता सकते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करती है और उन्हीं की जो एंट्री है हमारे बॉडी के अंदर वो अवॉइड भी कर सकती है, ठीक है। उसके बाद लिम्फोसाइटिक सेल्स है जिसे हम नेचुरल किलर कहेंगे, इनके भी हम उसे बता सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और कुछ ऐसे सेल्स है जो नेचुरल किलर तो है लेकिन ये सेल इंपॉर्टेंट है बच्चों और नॉन स्पेसिफिक डिफिशियंसी वो बताते हैं, उसके अगेंस्ट में वर्क करते हैं। तो वायरल इन्फेक्शन और जो ट्यूमर इन्फेक्शन है वो उसकी वजह से हमें सरप्रेस होता हुआ नजर आता है। उसके बाद हमें फेवर दी वाली, फेवर यानी कि टेम्परेचर, हमारे बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उससे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम उसे फेवर कहेंगे। टेम्परेचर लो भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा होता है तो वो फेवर के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये फेवर भी हमारे लिए हेल्पफुल होती है। तो किस प्रकार से होती है वो देखेंगे। देखो, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इन फॉलोइंग बाय द इन्फेक्शन ऑफ द नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। अब ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आता है। अगर एक आधे वायरल का इन्फेक्शन हमारे बॉडी के ऊपर होता है तो उसी वायरस को या फिर उसे बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमारे बॉडी का ब्लड का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, वो टेम्परेचर उसी बैक्टीरिया को उसी टेम्परेचर में किल करता है। तो ये एक नेचुरल वहां पर डिफेंस होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर हमें बताया ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो डिस्ट्रॉय करती है पैथोजन को, ठीक है। और उसी वजह से पैथोजन डिस्ट्रॉय होते हैं। तो जो फेवर वहां पर स्टिमुलेट हो रही है या फिर जो फेवर आ रही है तो वो फेवर प्रोडक्शन क्या है तो बच्चों वो एक्चुअली वायरस को रिकवर करने के लिए यानी कि वायरल इन्फेक्शन को रिकवर करने के लिए चेंजेस हुए वाले हैं हमारे बॉडी के अंदर। तो ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, इसे नेचुरल इम्यूनिटी भी बता सकते हैं बच्चों। उसके बाद हमें एक्यूट फेज प्रोटीन दिया है जिसे एपीपी के नाम से जानते हैं या फिर एपीपीएस बताते हैं, जो फुल उसे हम क्या कहेंगे तो ज्यादा नंबर में बताना है तो एपीपीएस हम बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है तो इन्फेक्शन ऑन इंजुरीज लीड्स टू द सडन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्टन प्लाज्मा प्रोटीन। अब देखो एक आधी इंजुरीज का इन्फेक्शन वहां पर होता है, एक आधी इंजुरीज होती है तो उसी इन्फेक्शन के एरिया पर या फिर इंजुरीज के एरिया पर प्लाज्मा जो एरिया है सिक्रेशन है वो बढ़ता है और प्लाज्मा सिक्रेशन सर्टेनली वहां पर बढ़ेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सीधा सीधा वहां पर हमें जो एक्यूट फेज प्रोटीन का जो भी इनेट इम्यूनिटी है वो वहां पर नजर आता है। तो यहाँ पर उसे हम कलेक्टिवली क्या बताएंगे तो इसे हम एक्यूट फेज बता सकते हैं। जो प्रोटीन्स वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से हम एक्यूट फेज प्रोटीन उसे बता सकते हैं। दिस इंक्लूड सी यानी कि रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी, उसके अंदर रिएक्टिव प्रोटीन सीआरपी होते हैं, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं बच्चों और अल्फा फर्स्ट एसिड ग्लूकोप्रोटीन सेरम अमाइलॉइड्स पी एपीपीएस आर बिलीव्ड टू द इनहैंस होस्ट रीजन। फिर इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो रेजिस्टेंस बढ़ा सकती है तो उसे हम होस्ट रेजिस्टेंस बता सकते हैं। होस्ट का मतलब क्या होता है, होस्ट यानी कि जिसके ऊपर इन्फेक्शन हुआ है और जो होस्ट के ऊपर इन्फेक्शन करता है तो वो पैरासाइट भी बनता है या फिर इन्फेक्टर बनता है, तो ये होस्ट की रेजिस्टेंसी बढ़ाता है, ठीक है। तो इसी तरह से वहां पर इंजुरीज जो है वो प्रमोट करते हैं, रिपेयर करते हैं हमारे टिश्यूज को और इन्फ्लामेटरी वहां पर हमें सेंसेशन क्रिएट भी करते हैं। उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें दी वाली जो सेकेंड टाइप है बच्चों। अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है तो ये आफ्टर टू द बर्थ डेवलप होती है, तो इसी की वजह से जो रेजिस्टेंसी चलेगी तो ये रेजिस्टेंसी आफ्टर टू द बर्थ चलेगी और इसी रेजिस्टेंसी को हम सीधा सीधा लाइफ पूरे लाइफ के अंदर बता सकते हैं। तो लाइफ के अंदर हम इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बता सकते हैं यानी कि बर्थ होने के बाद हमारे डेथ तक ये चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। इसे एडेप्टेटिव भी बताएंगे हम और स्पेसिफिक भी हम उसे बताते हैं। जो पहले वाली थी वो नॉन स्पेसिफिक थी, ये स्पेसिफिक है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज फॉर्म होते हैं। उसके बाद नेचुरलाइज द एंटीजेंस एंड एक्वायर्ड एडेप्टेटिव इम्यूनिटी हैज द फॉलोइंग यूनिक फीचर। अब इसे के कुछ फीचर्स दिए वाले हैं, इसे हम डेवलप करते हैं एडेप्टेटिव जो भी यहाँ पर आने वाली इम्यूनिटी है बच्चों, ये इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर हम एंटीबॉडीज के फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं या फिर उसे हम रिपेयरिंग के फॉर्म में भी डेवलप कर सकते हैं। तो इसे डेवलप करने के लिए हम कुछ ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो उसके कुछ कैरेक्टर दिए, फर्स्ट वाला दिया है स्पेसिफिक। अब स्पेसिफिक क्या होता है, इट कैन प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ये स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद टी लिम्फोसाइट्स अगेंस्ट टू अ पर्टिकुलर एंटीजन पैथोजन, अगर एक आधा इन्फेक्शन हमारे ऊपर होता है तो उसी इन्फेक्शन को कवर करने के लिए जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं तो उसी से स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है और उसी इन्फेक्शन को ये कवर करती है। अदर किसी प्रकार के सेल को ये डिस्टर्ब नहीं करेगी, इसलिए हम उसे स्पेसिफिक बताते हैं। डाइवर्सिटी बताए वाली, अब डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है तो इट कैन recognize a vast variety and diverse pathogen or
फॉरेन मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर ये क्या करेगा, जितने भी वैरायटीज के वहां पर माइक्रोब्स दिखेंगे तो उन्हें वहां पर फॉरेन मॉलिक्यूल को रजिस्ट करेगा। तो ये डाइवर्स नेचर इसके अंदर होता है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल, जो हमारे सेल्स है खुद के ब्लड के अंदर के उन्हीं सेल का, और जो फॉरेन से पार्टिकल्स वाले सेल है उन्हीं सेल के अंदर डिफरेंस बताएगा, जिसकी वजह से ओनली फॉरेन सेल किल करना पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद मेमोरी दी वाली, मेमोरी का मतलब क्या होता है, ये जो इम्यून सिस्टम है बच्चों, ये इम्यून सिस्टम स्पेसिफिक रहने की वजह से अगर फॉरेन एजेंट का इन्फेक्शन हमारे बॉडी पे ऊपर होता है फर्स्ट टाइम, तो उसे क्योर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन एक बार क्योर हो गया, वो सेल्स एलिमिनेट हो गए हमारे बॉडी की कॉन्टेक्ट से, तो हमारा रिकवर अच्छी तरह से होता है। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम इसी सेल का इन्फेक्शन या फिर इसी एजेंट्स का इन्फेक्शन हमारे बॉडी के ऊपर होता है, तो जो फर्स्ट टाइम हमें लगा था उससे बहुत कम टाइम हमें सेकंड टाइम में लगेगा, यानी कि बहुत जल्दी हम रिकवर होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि जो फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन था उसी का मेमोरी अभी भी हमारे ह्यूमन सिस्टम के पास था, इसलिए वहां पर वो सेकंड टाइम बहुत जल्दी इनकाउंटर कर देंगे उन्हें और हमें स्ट्रॉन्ग नेचर से रिस्पॉन्स बता सकते हैं। उसके बाद टाइप्स दिए वाले एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम। अब कितने टाइप्स है, तो यहाँ पर भी दो टाइप्स है, एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा होता है, तो जो एक्टिव के बाद हम दूसरा जो देखने वाले वो पैसिव वगैरह है, तो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो एक्चुअली क्या है, देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, तो इट इज द रेजिस्टेंस डेवलप बाय टू द इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एन एंटीजन स्टिमुलस और इट इज नोन एज एडेप्टेटिव इम्यूनिटी। मीन सिंपल सी बात है कि ये एडेप्टेटिव इम्यूनिटी भी वहां पर है, और एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल होती है। ठीक है, अब नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, तो ये इम्यूनिटी जो है ये इम्यूनिटी एक्वायर्ड होती है ड्यू टू द इन्फेक्शन कॉल्ड एज द नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर ये इन्फेक्शन के बाद एक्टिव हो रही है और इन्फेक्शन के बाद एक्टिव हो रही है तो उसे हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी बता सकते हैं। ये डेवलप भी होती है और उसके बाद जो पैथोजन की एंट्री हमारे बॉडी के अंदर आती है तो उसके बाद डेवलप होने वाली ये सिस्टम है, तो इसे हम आफ्टर एंट्री पैथोजन भी बता सकते हैं। ठीक है, अब ये लॉन्ग टाइम तक हमारे बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन बता सकती है और पर्सन रिकवर हो गया। सपोज एक आधे पर्सन के ऊपर अटैक होता है मिसलेस डेवलप होने का, तो मिसलेस वहां पर नेचुरली भी क्या होते हैं, रिकवर होते हैं, लेकिन उसे बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो वो इम्यूनिटी जो है वो मिसलेस इम्यूनिटी होती है, वो लाइफ टाइम तक हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है। उसके बाद आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताया। अब नेचुरल तो हो गई, लेकिन आर्टिफिशियल क्या है? जो आर्टिफिशियल होती है वहां पर खुद हमें डेवलप करना होता है, हम कुछ ऐसे ट्रीटमेंट लेते हैं जिसकी वजह से ये डेवलप होती है, जिसके लिए हमें बता सकते हैं वैक्सीनेशन वगैरह इसका सपोर्ट हम ले सकते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंसी होती है ये आर्टिफिशियली डेवलप होती है, जिसे वैक्सीनेशंस की वजह से डेवलप किया जाता है, और ये वैक्सीनेशन हमारे बॉडी के ऊपर हमारे बॉडी कांटेक्ट में आने के बाद जो एंटीबॉडीज वगैरह प्रोड्यूस करती है और इम्यून सिस्टम रिस्पांस प्रोड्यूस करती है, उसकी वजह से जो इन्फेक्शन हो रहा है वायरल का वगैरह, उन्हीं इन्फेक्शन को अवॉइड करने की हमें एक अच्छी तरह से कैपेसिटी मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर पोलियो वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन है, ऐसे जो इम्यूनिटी है ये टेम्पररी और परमानेंट भी होते हैं। ठीक है, जो हमारे बॉडी के अंदर दी जाती है। उसके बाद पैसिव इम्यूनिटी जो सेकंड टाइप दी वाला है। पैसिव के अंदर का मतलब क्या होता है, ये जो है ये इम्यूनिटी एक्वायर्ड है, लेकिन ये रेडीमेड हमारे बॉडी के अंदर होती है, और ये रेडीमेड रिसीव होती है बॉडी सेल से। अब ये बॉडी सेल से अगर रेडीमेड रिसीव हो रही है तो उसी के अंदर इम्यूनिटी प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो आ रही है, वो इम्यूनिटी प्रोडक्शन की कैपेसिटी वो एक्टिवली वहां पर डेवलप नहीं हो सकती है। तो उसीलिए पैसिव इम्यूनिटी हम इसे बता सकते हैं। ये पैसिव इम्यूनिटी जो है वो नेचुरली और आर्टिफिशियली भी हम बढ़ा सकते हैं। नेचुरली तो वो आती है, लेकिन आर्टिफिशियली हम उसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो नेचुरली क्या होती है देखेंगे, पैसिव इम्यूनिटी ये हमारे बर्थ से आती है, और ये मैटरनल एंटीबॉडी से आती है। मैटरनल एंटीबॉडी से यानी कि मदर से आती है फीटस के अंदर ड्यूरिंग टू द एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रोसेस के टाइम वो मदर से फीटस के अंदर आती है प्लासेंटा के थ्रू। ठीक है, तो ये बर्थ एंटीबॉडीज है, और जो एंटीबॉडीज आ रहे हैं वो इन्फेंट होते हैं, और ज्यादातर वो कोलेस्ट्रम की वजह से भी डेवलप होते हैं, जिसे हम फर्स्ट टाइम मिल्क कहेंगे मदर का, वो हमारे बॉडी के अंदर आईजी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि हम एंटीबॉडी उसे बता सकते हैं जो जेनेटिक कंडीशन से आने वाले हैं। ठीक है, तो इसी एंटीबॉडीज की वजह से जो बेबीज है या फिर जो भी बर्थ लेने वाला एजेंट है, वो एजेंट के अंदर एक ऐसी रेजिस्टेंसी डेवलप होती है जो रेजिस्टेंसी नॉर्मल इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकती है, रेजिस्ट कर सकती है। ठीक है, तो इसे रेजिस्टेंसी को अगर हमें फ्री में मिल रही है तो हम इसे पैसिव भी कहेंगे। तो ये पैसिव एंटीबॉडीज वहां पर हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो नेचुरली
पैसिव इम्यूनिटी है वो हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होती है और वो शॉर्ट लिव्ड होती है बेटा, ज्यादा दिन तक ये नहीं रहेगी, ये शॉर्ट लिव्ड है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या है? अब ये जो इम्यूनिटी है ये डेवलप होती है इंजेक्शन से, और उसके बाद ये डेवलप होने के बाद हम सीधा सीधा बता सकते हैं कि ये सेरम या फिर कुछ ऐसे आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट से भी डेवलप होती है जो एक आधे एजेंट्स को या फिर एक आधे फॉरेन एजेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर देखो सेरम दिए है ह्यूमंस का या फिर एनिमल्स का सेरम वहाँ पर ले सकते हैं हम। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताए तो एंटीबॉडी ऑब्टेन फ्रॉम द हाइपर इम्यूनाइजेशन हॉर्स आर इंजेक्टेड टू द ह्यूमन अगेंस्ट टू द रेबीज। रेबीज के ऊपर हमें कमांड लेना है तो हम वहाँ पर ऐसी प्रकार के ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिसमें हॉर्स जो भी सेरम है और ह्यूमन सेरम के अगेंस्ट में उसका वर्क चलता है। तो पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए, रेबीज के पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए हम ये कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट लिव्ड प्रोसेस है बेटा, ठीक है। तो इतना सब कुछ होता है हमें ह्यूमन सिस्टम के बारे में। उसके बाद हमें दिया है सेल ऑफ द ह्यूमन सिस्टम, यानी कि इसके अंदर क्या है, तो ज्यादातर सेल के बारे में हमें बताया। तो कितने सेल्स वहां पर है वो हम देखेंगे। जो सेल्स हमारे बॉडी के अंदर है वो सभी सेल्स वहां पर हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी प्रकार से हमें वहां पर इसके बारे में बताया। तो अभी यहाँ पर हमें ज्यादातर सेल के बारे में सोचना है। अभी सेल कौन से है तो आप सबको पता है। यहाँ पर देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई, तो उसके कैरेक्टर भी हमने देखे वाले हैं। तो अभी हमें देखना है सेल मेडिएटेड, ठीक है, सेल इम्यून सिस्टम जिसे हम बताएंगे। यहाँ पर जो हमारे ब्लड के अंदर सेल प्रेजेंट है उन सभी सेल के बारे में हम बात करने वाले। इनमें से देखो सबसे फर्स्ट जो सेल्स है वो टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ दिस सेल्स इन्वॉल्व इनटू द वर्किंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के अंदर वर्क करने वाले दो सेल्स है, जैसा एक लिम्फोसाइटिक है, दूसरा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। इसी तरह से दो सेल्स वहां पर वर्क करते हैं। तो लिम्फोसाइटिक सेल क्या होते हैं, जिसे हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, देखेंगे। अभी जो लिम्फोसाइट सेल्स है तो ये सेल्स मेन सेल्स है और इसी सेल की वजह से इम्यून सिस्टम चलती है, यानी कि इम्यून सिस्टम चलाने के लिए ये मेन सेल्स होते हैं। और ये जो सेल है बच्चों, ये जैसा हम बता सकते हैं दे लाइक द अदर ब्लड कार्पस्कल, मीन्स ये ब्लड कार्पस्कल्स जैसे अराइजेस फ्रॉम टू द स्टेम सेल से डेवलप होने वाले हैं। और जैसा साइटोब्लास्टिस हम उसे कहेंगे। तो होम्योसाइटोब्लास्ट जो भी यहाँ पर सेल्स है वो फीटस के अंदर डेवलप होते हैं, लिवर्स के पास वजह से डेवलप होते हैं। अगर हम एडल्ट के बारे में सोचेंगे तो बोन मैरो से भी ये आते हैं। तो इसी तरह से ये सेल वहाँ पर डिफरेंशिएशन नेचर बताते हैं और उसकी वजह से इसी सेल का नंबरिंग भी बढ़ता है। तो ये लिम्फोइड टिश्यूज वो वहाँ पर फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टॉन्सिल्स के अंदर भी हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के जो सेल्स है वो ब्रूसल सेल्स और द बी लिम्फोसाइट सेल्स वहाँ पर हम उसे बता सकते हैं। उसके बाद टी लिम्फोसाइट सेल्स भी है। टी लिम्फोसाइट सेल्स के बाद हमारे ब्लड के अंदर इन सभी सेल्स का जो है वो वहां पर कंसंट्रेशन होता है और इसी कंसंट्रेशन की वजह से एक प्रकार से फैगोसाइटिक नेचर क्रिएट होकर हमारे बॉडी पे जैसा बी और टी को, ठीक है। अब दोनों इम्यून सिस्टम को अगर हम देखेंगे तो इसकी एंटीजेंस को नीड होती है और एंटीजेंस के ऊपर इसे एक्शन करने के लिए हमें उसकी बहुत जरूरत है। तो हम उसे एंटीजन के ऊपर एक्शन करने के लिए डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। दे रिस्पॉन्ड टू द डिफरेंट वेज, मीन्स डिफरेंट वे से वो रिस्पॉन्ड दे सकती है। उसके बाद हमें मैकेनिज्म दिया है रिस्पॉन्स ऑफ द टी लिम्फोसाइट्स टू द एंटीजन। एंटीजन के लिए हमें कुछ रिस्पॉन्स दिया है जो टी लिम्फोसाइट से हम वहां पर बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ एंटीजन, अगर हम एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे तो देखो टी लिम्फोसाइट्स फ्रॉम क्लोन्स टी सेल्स which are the similar but they perform the different function। अभी यहाँ पर अगर ये लिम्फोसाइट सेल एंटीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वहां पर उनका फंक्शन जो है डिफरेंट नेचर का होता है। तो उसके बाद यहाँ पर उनके फंक्शंस किस प्रकार के देखो तो सीधा सीधा यहाँ पर हमें डिफरेंट फंक्शंस बताए। जो फंक्शंस हम 4 टाइप्स में बता सकते हैं लिम्फोसाइट्स के। फर्स्ट हेल्पर है, उसके बाद किलर फंक्शन दिए वाला है। किलर के बाद इधर हमें सरप्रेसर से भी दिए वाला है और मेमोरी टी सेल्स का भी वहां पर दिए वाला है। जो हेल्पर है उसके अंदर क्या होता है तो हेल्पर के अंदर देखो एक सेंसेशन क्रिएट किया जाता है जो हेल्पर टी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और लिम्फोकाइनेज नेचर की वजह से वहां पर सीधा सीधा फंक्शंस की हेल्प से जो भी प्रोलिफिकेशन चलता है टी सेल का, स्टिमुलेशन जो चलता है बी और माइक्रोफैगस का, ये बढ़ता है। मीन्स वहां पर सीधा सीधा हेल्पर नेचर क्रिएट होता है। उसके बाद किलर टी सेल्स की वजह से क्या होता है जिसे हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहेंगे। और ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करेंगे, डायरेक्टली अटैक कर डिस्ट्रॉय करेंगे माइक्रोब्स को और इन्फेक्टिंग
एजेंट्स को, ठीक है। अब ये जो अटैक चलता है वो कुछ इस प्रकार के सिक्रेशन से चलता है, जो परफोरिन्स वगैरह इस प्रकार के एग्जांपल्स होते हैं, तो उन्हीं की वजह से ये अटैक चलता है, ठीक है। तो जो सब्सटेंसेस माइक्रोब्स को किल करते हैं उसी प्रकार का यहाँ पर सिक्रेशन और रिलीजिंग चलेगा, तो उसे हम साइटोटॉक्सिक भी कहेंगे। उसके बाद हमें दिया है सरप्रेशन टी सेल्स। अभी सरप्रेस टी सेल्स क्या है, तो सरप्रेसर टी सेल जो है ये सेल्स क्या करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर पूरा इम्यून सिस्टम डेवलप करेंगे, लेकिन वो अगेंस्ट टू द अटैक ऑन द ओन बॉडी सेल्स, मीन जो ओन बॉडी सेल्स है उन्हीं ओन बॉडी सेल्स के अटैक के अगेंस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस वहां पर चलती है। उसके बाद मेमोरी टी सेल्स हमें दे वाले। मेमोरी टी सेल्स क्या है, तो दीज आर द प्रीवियसली सिंथेसाइज्ड, मींस प्रीवियसली सिंथेसाइज्ड सेल्स है विच रिटेन द सेंसेशंस मेमोरी फॉर द लॉन्ग टाइम ऑफ द फ्यूचर्स, मींस लॉन्ग टाइम तक को मेमोरी क्रिएट करते हैं एक आधे एजेंट्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स टू द एंटीजेंस। एंटीजेंस के ऊपर किस प्रकार से मैकेनिज्म एक्शन चलता है और किस प्रकार से मैकेनिज्म एक्शन होता है बी लिम्फोसाइट्स का, वो हमें बताना है। अभी जो बी लिम्फोसाइट सेल्स है वो सेंसाइज्ड है डायरेक्टली एंटीजेंस एज वेल एज हेल्पर टी सेल्स है। अब दोनों से अगर वो सेंसाइज है तो सीधा सीधा एक्टिवेटेड होते हैं, और एक्टिवेटेड होने की वजह से मल्टीपल उन्हीं का जो वर्क है वो बढ़ता है, और वर्क जो वेरी फास्ट होता है और वो क्लोन प्रोड्यूस करते हैं। क्लोन अगर प्रोड्यूस हो जाएंगे प्लाज्मा सेल के अंदर तो मेमोरी जो सेल है बी सेल्स वो भी वहां पर बढ़ते हैं। मेमोरी सेल्स बढ़ जाएंगे तो सिंपल है कि प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस होने की वजह से वहां पर ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस होता है। ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एंटीबॉडीज क्रिएट करने के लिए सपोर्ट करता है, और एंटीबॉडीज वहां पर सपोर्ट हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, तो वो नेचर सर्कुलेट होता है और सीधा सीधा वो सेल वहां पर सर्कुलेट होते हैं, वो बॉडी सर्कुलेट होते हैं, और वो बॉडी फ्लूइड के फॉर्म में सर्कुलेट होते हैं, तो ब्लड लिम्फ वहां पर एंटीबॉडी को लेकर फ्लूइड होता हुआ नजर आता है। इतना हो गया, तो जो एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स है वो वहां पर बाइंड होते हैं सेल मेम्ब्रेन को, और उसके बाद वो फ्री भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें वहां पर बताया है। देन फ्री एंटीबॉडी फ्री होने के बाद हमें 3 मेन फंक्शंस उन्हीं के दिखाई देते हैं। एक होता है अगल्टिनेशंस, दूसरा होता है अब्जोनिशेशंस, तीसरा होता है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब्सोनिशेशंस और न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये नेचर्स वहां पर दिए वाला है। अभी पर्टिकुलर जो मैटर है जिसके अंदर बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं वो इमोबिलाइज होते हैं, और जो मास होता है वो इनगल्फ होता है और उसे फैगोसाइट किया जाता है, ठीक है। और इधर जो हमें ऑब्सोनिशंस दिए वाला है, तो ऑब्सोनिशंस के अंदर जो कोटिंग है बैक्टीरिया की वो कोटिंग फैसिलेट होती है कुछ सब्सिक्वेंट फैगोसाइटोसिस माइक्रोफैगस के लिए, और उसकी वजह से वो फैग होने के लिए सिंपल सा सपोर्ट करते हैं। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन दिया है, तो उसके अंदर जो टॉक्सिन रिलीज हो रहा है बैक्टीरिया से उसे न्यूट्रल करने के लिए वहां पर हेल्प होता है, और इसी के लिए हम टेटानस टॉक्सिन वगैरह एग्जांपल ले सकते हैं। तो ईच एंटीबॉडी स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी वहां पर स्पेसिफिक होती है। उसके बाद हमें दिया है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होते हैं, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है वो एनगल्प करते हैं इन्वेडिंग पैथोजन को, और जो प्रोसेस है तो वो प्रोसेस एंटीजन से चलती है। अब यहाँ पर सीधा सीधा क्या दिया है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एनगल्प इन्वेडिंग पैथोजन, मींस पैथोजन को एनगल्प करेंगी, और उसके बाद एंड प्रोसेस द एंटीजन के प्रोसेस को भी वो वहां पर स्टॉप करती है या फिर उसे रुकाने में सपोर्ट करती है। दे प्रोसीड्स एंटीजन्स आर प्रेजेंटिंग ऑन देयर ओन सरफेस, मींस जो एंटीजन है उनके ओन प्रोसेस पे वो पता चलता है, उनके सरफेस पर भी वो वहां पर हमें पता चलता है और रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस सेल्स आर एबल टू डिलीवर स्टिमुलेटरी सिग्नल एंड दैट नेसेसरी फॉर टू द एक्टिवेशन ऑफ द हेल्पर टी सेल्स। अभी ये जो है ये एक सिग्नल है जो नेसेसरी होते हैं हेल्पर टी सेल के लिए, ठीक है। अब देखो इतना होने के बाद हमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वहां पर दी है जिसे हम वैक्सीनेशन कहते हैं। बेटा अभी वैक्सीनेशन का मीनिंग क्या होता है, जो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो वैक्सीनेशन के बारे में हमें थोड़ा यहाँ पर बात करना है। वैक्सीनेशन क्या है, देखो तो वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वैक्सीन, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, इनएक्टिवेटेड पैथोजन और एंटीजेनिक प्रोटेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पैथोजन, मीन जो पैथोजन आ रहा है उसके अगेंस्ट में एक प्रोटेक्शन क्रिएट करना होता है, तो वो प्रोटेक्शन क्रिएट करने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी होती है, ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन
जो है वो हमारा प्रोटेक्ट करेगी और किसके अगेंस्ट में करेगी, तो पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट में करेगी, उसे हम वैक्सीनेशन बता सकते हैं। उसके बाद हमें इम्यून सिस्टम जो दिए वाली है, तो एक्चुअली देखेंगे वो क्या है, द बॉडी इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करती है पैथोजन के अगेंस्ट में, और जो इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके अपोज में भी वर्क करती है अगर वैक्सीनेशन हम लेते हैं तो, ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन जो है वो इफिशियंट सिस्टम है, और ये इफिशियंट सिस्टम कुछ टाइम तक भी वहां पर मेंटेन की जाती है, और उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आ रहे हैं उनका अटैक हमारे ऊपर हो रहा है वो अवॉइड किया जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात वहां पर हमें बताइए। अब जो कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं जो हमारे ओवरवेलम होते हैं वो इम्यून सिस्टम के, तो उस टाइम क्या होता है, तो उस टाइम सीधा सीधा हमें सीरियस इलनेस आता है। तो सीरियस इलनेस अगर आता है तो हम पैथोजन को मोस्ट लाइकली जो भी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर होते हैं तो उसी प्रॉब्लम्स से हमें खुद का प्रोटेक्शन करना होता है, तो उसके लिए हमें वैक्सीनेशन भी लेना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर द पैथोजन मोस्ट लाइकली टू कॉजेस अ प्रॉब्लम, अभी ये ज्यादा इलनेस क्रिएट करेंगे तो वो वहां पर हमारे बॉडी के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी होता है। जो वैक्सीनेशन क्या करता है, इम्यून सिस्टम को एक प्रॉपर वे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आने वाला जो भी पैथोजेनिक एजेंट है उसी से हमारा प्रोटेक्शन ऑलरेडी होता है, ये वहां पर बताया। अब देखो वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए, और इसकी वजह से हमारा प्रोटेक्ट होता है और जो भी हमारे ऊपर आने वाला सिकनेस है वो अवॉइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वैक्सीनेशन की वजह से क्या होता है, डिसीज कंट्रोल होते हैं, जैसा कि मिसलेस है, पोलियो है, टेटानस है, वुफिंग कफ है, इस प्रकार के डिसीज वहां पर कंट्रोल होने में एक बहुत अच्छी तरह से वहां पर फायदा होता है या फिर बेनिफिट होता है, इसलिए वैक्सीनेशन वहां पर बहुत जरूरी है, ठीक है। अब पीपल क्या करते हैं, वैक्सीनेशन जब लेते हैं तो वैक्सीनेशन लेने की वजह से हमारा प्रोटेक्शन तो होता है, लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन अवॉइड करेंगे तो वहां पर प्रोटेक्शन हमारा नहीं बनेगा, ठीक है। वैक्सीनेशन डोंट जस्ट प्रोटेक्ट टू इंडिविजुअल्स, मींस वो हर एक को प्रोटेक्ट करेगा इस तरह से नहीं होता है, तो वहां पर वैक्सीनेशन उसी तरह से प्रॉपर वर्क करता है जैसा उसी की हेल्प से चलता है, और एक प्रिकॉशन से एक प्रिवेंशन है जिस प्रिवेंशन की वजह से हम हमारा प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। When enough people are vaccinated, वो जितने पीपल वहां पर वैक्सीनेटेड है उसके बारे में एक प्रोटेक्शन चलेगा, ठीक है। आल्सो हेल्प टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी, फिर वो सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करने में सपोर्ट करता है वैक्सीनेशन, ठीक है। ये सिंपल सी बात वहां पर हमें पता चलती है। अब देखो वैक्सीनेशन आर सेफ, वैक्सीनेशन सेफ है, किस प्रकार से सेफ है देखेंगे। वैक्सीनेशन आर कंसिडर्ड टू बी एज सेफ। अब देखो सोसाइटी में कुछ अलग अलग प्रकार के वहां पर डिस्कशंस होते हैं कि वैक्सीनेशन इफेक्टिव होती है, वैक्सीनेशन से कुछ अलग वीकनेस आ सकता है, कुछ इलनेस बढ़ सकता है, कुछ अलग अलग प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, तो ये वहां पर कुछ ऐसे जो भी हमारे अंडरस्टैंडिंग है तो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए हम यहाँ पर बताते हैं कि वैक्सीनेशन सेफ है। अभी वैक्सीनेशन किस प्रकार से सेफ है वो देखेंगे। दे आर रिगरसली टेस्टेड एंड गो थ्रू द मेनी राउंड्स ऑफ द स्टडी। फिर यहाँ पर क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन डायरेक्टली किसी को नहीं दिया जाता है, उसके लिए बहुत सारी स्टडी होती है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल भी वहां पर वर्क चलते हैं, और उसके बाद पूरा एग्जामिनेशन होने के बाद, पूरा एनालिसिस होने के बाद अगर वैक्सीनेशन पूरी तरह से हमारे बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट क्रिएट करने वाली नहीं होती है तो उस टाइम वो पब्लिक के अंदर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद रिसर्च के बेसिस पर ये चलती है और जनरल पब्लिक को फिर बाद में दी जाती है ये वैक्सीन। तो इसलिए वैक्सीन सेफ होती है जिसका बहुत अच्छा और बहुत स्टडी बड़ा किया जाता है, बहुत एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वहां पर होते हैं, ठीक है। एक्सटेंसिव रिसर्च एंड द एविडेंसेस शो द वैक्सीनेशन आर द सेम। अब इतने सारे प्रूफ से हमें जितने भी रिसर्च ने ये वैक्सीन दिए वाली है, जितने साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया है, तो उन सभी की वजह से हेल्प से हमें ये सेफ है ये पता चलता है। उसके साइड इफेक्ट वहां पर जो है वो रेयर होते हैं, ये भी वहां पर टिपिकली हमारे माइंड के अंदर होना जरूरी है, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम चलते हैं एंटीबॉडीज की तरफ। अभी हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अभी एक्चुअली एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, जो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो एंटीबॉडीज आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स विच आर द हाईली स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक एंटीजन। जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के और हाईली स्पेसिफिक है, और एखादे स्पेसिफिक एंटीजन के बारे में भी वो डेवलप हुए वाली है। दे आर ऑल्सो नोन एज इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, उसे हम इम्यूनोग्लोब्युलिन कहते हैं या फिर IgS भी बता सकते हैं। दे प्रोड्यूस इन अ रिस्पॉन्स टू द एंटीजेनिक स्टिमुलेशन, जो एंटीजन ने स्टिमुलेशन दिया है उसकी वजह से ये प्रोड्यूस हुए वाले रहते हैं। एंटीबॉडी जो प्रोड्यूस हो रही है वो प्लाज्मा सेल के अंदर होते हैं और विच टर्न इनटू द फॉर्म ऑफ द बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स के अंदर वो टर्न
होते हैं। ये सिंपल बात वहां पर हमें पता चलती है। अब मैच्योर जो प्लाज्मा है, सेल है हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस हुए वाले एंटीबॉडीज, तो वो रैपिड रेट से बढ़ते हैं और जैसा हम बता सकते हैं कि 2000 मॉलिक्यूल पर सेकंड में वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमें स्ट्रक्चर जो दिया है ये एंटीबॉडी का दिया है। अब यहाँ पर देखो एंटीजन बाइंडिंग साइड है, जो आने वाला एंटीजन है यहाँ पर बाइंड हो जाता है इस तरह से। ये डायग्राम हमें बताए वाली है, तो इस तरह से ये बाइंड होता है। बाइंड होने के लिए उसे ट्रैप करने की लाइट चेन है, हेवी चेन है, ऐसे दो चेन है। दोनों चेन को सल्फर बॉन्डिंग से यहाँ पर ज्वाइंट किया है। ठीक है, ये हिंज पॉइंट होता है जो थोड़ा बेंडिंग होता है। उसके बाद हेवी चेन दी वाली ये जो हेवी चेन है, हेवी चेन, उसके बाद हेवी चेन से दूसरी हेवी चेन बॉन्डिंग है सल्फर से, और यहाँ पर लाइट चेन हेवी चेन, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये अनदर। ठीक है, ये वेरिएबल आर्म होता है जो कम ज्यादा हो सकता है या फिर आगे पीछे का नेचर बता सकता है। ठीक है, तो ये वेरिएबल रिकॉग्नाइजेशन लाइट चेन है जो एंटीजन के साइज के ऊपर डिपेंड होती है और यहाँ पर एंटीजन को बाइंड कर देती है। ठीक है, कांस्टेंट रीजन हम उसे बता सकते हैं ये वाला, और ये होने के बाद जो कांस्टेंट रीजन है वो हेवी चेन और लाइट चेन दोनों को डिफरेंस बता सकता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का जो एंटीजन को ट्रैप करता है। अब स्ट्रक्चर के अंदर हम उसे वाई शेप बता सकते हैं मॉलिक्यूल, वहां पर इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल होते हैं और ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए होते हैं। उसमें 2 हेवी चेन्स है, 2 लाइट चेन्स वहां पर दिए वाले। जो हेवी है उसे एच कहेंगे, जो लाइट है उसे एल हम कहेंगे। हर एक चेन सल्फर बॉन्डिंग से बाइंड है, सल्फर बॉन्डिंग बाइंड से होती है, तो वहां पर उन्हीं को ज्वाइंट किया जाता है। अब जहां पर हमें टर्निंग पॉइंट दिखता है उसे हम हिंज कहेंगे, और यही हिंज की वजह से वहां पर वाई शेप क्रिएट हुआ नजर आता है। जो वेरिएबल रीजन है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है बाइंडिंग साइड से, और बाइंडिंग साइड्स की वजह से क्या होता है कि वो आने वाला एंटीजन वहां पर स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक लोकेशन पर बाइंड होता है। तो ये एंटीजन बाइंडिंग साइड वहां पर रिस्पॉन्सिबल है जो बाइवैलेंट नेचर बताती है। सिंपल बात वहां पर हमें बदल दी। अब यहाँ पर फॉर्मेशन दिया है एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स का। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से फॉर्म होता है? देखो, आने वाला एंटीजन जो है वो एंटीजन अगर एंटीबॉडी से मिल जाएगा तो क्या होता है, दोनों का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो यही फॉर्मेशन हमें वहां पर दिया है। एंटीजन एंटीबॉडी जो इंटरैक्शन है उसे हम सेरोलॉजी बताते हैं। तो इसी सेरोलॉजी के बेसिस पर हम बता सकते हैं किस प्रकार से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये स्पेसिफिक होता है और उसकी वजह से पर्टिकुलर एंटीजन वहां पर बाइंड होता है। और ये जो कंबाइनिंग साइट बताता है एक, और एंटीजन वहां पर जाकर बाइंड होता है, तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स और इपिटोप्स दोनों की वजह से वहां पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो करस्पॉन्डिंग होता है और एंटीजन बाइंड होता है बाइंडिंग साइट को, और उसकी वजह से एंटीबॉडी जो है वो एंटीबॉडी एंटीजन को बाइंड करते हैं। और जहां पर एंटीजन बाइंड होता है एंटीबॉडी से उसे हम पैराटोप्स कहेंगे। ठीक है, अब ये पैराटोप्स एंटीजन को बाइंड करने के लिए क्या करता है, अट्रैक्ट करता है या फिर सपोर्ट करता है। तो ये बाइंडिंग साइड होती है पैराटोप्स। ठीक है, तो ये पैराटोप जो वेरिएबल रीजन्स के ऊपर होती है एंटीबॉडी के, और वहां पर हमें स्मॉल वेरिएशंस के फॉर्म में वेरिएबल रीजन्स का जो मेकअप है एंटीबॉडी का वो हाईली स्पेसिफिक दिखाई देता है। और ये जो स्पेसिफिक हाईली है तो वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज करता है और स्पेसिफिक वहां पर एंटीजन ही बाइंड होता है। ठीक है, इसकी बाइंडिंग वहां पर स्पेसिफिक चलती है और वो लॉक एंड की मैकेनिज्म लाइक होती है, मैनर लाइक होती है। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वहां पर फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सिंपल ये बात यहाँ पर हमें दी वाली है, ये क्या होते हैं, तो यहाँ पर पैराटोप्स दिए हैं एंटीबॉडी के जो बाइंड होते हैं ईपीटोप से। ठीक है, यहाँ पर बाइंडिंग साइड दिखाई दे रही है और ये एंटीजन डिटर्मिनेंट्स है जो यहाँ पर है, इसकी वजह से यहाँ पर आने वाला एंटीबॉडी बाइंड हो गया है। ठीक है, यहाँ पर भी एंटीबॉडी बाइंड दिखाई दे रहा है जो पैराटोप एंटीबॉडीज बाइंडिंग ईपीटोप से, और इस तरह से ये पूरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया जिसके अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये वहां पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद हमें एंटीजन ऑन ब्लड सेल्स ये बताना है। अब ब्लड सेल के बारे में क्या होता है, एंटीजेंस क्या है, ये भी हमें वहां पर दिखाना है। एंटीजन ऑन ब्लड सेल्स हम उसे बताएंगे। देयर आर सेवरल नोन एंटीजेंस, वहां पर बहुत सारे एंटीजेंस है ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर वो होते हैं। ठीक है, दिस एंटीजेंस गिव राइज टू अ डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स, ये एंटीजन क्या करेंगे, बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स वहां पर देते हैं। देयर आर मेनी जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप्स सिस्टम लाइक एबीओ, आरएच, डफी, किड, लेविस, पी, एमएनएस और बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इतने सारे ब्लड ग्रुप्स वहां पर हमें पता चलते हैं। देखेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखो एबीओ जो ब्लड ग्रुप्स है वो
कार्ल लैंडस्टाइनर ने डिस्कवर की थी 1900 में। अब ये 1900 में डिस्कवर हो गई, तो उसके बाद ए बी ब्लड ग्रुप का पता चला हमें, तो वो डे कैस्टोली और स्टुरली हमें बताते हैं 1902 में। ठीक है, उनकी वजह से हमें वो डिस्कवरी मिलती है। तो लैंडस्टाइनर को इसी के बेसिस पर नोबेल प्राइज भी मिला है, और जो नोबेल प्राइज ह्यूमन ब्लड ग्रुप के वजह से वहां पर मिला था। ठीक है, डिस्कवरी के ऊपर। तो ये होता है वहां पर। उसके बाद देखो हमें और एक बात बताना है कि ही फाउंड टू एंटीजेंस और एगल्टेशंस और द एगल्टिनोजेंस ऑन द सरफेस ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। मीन्स ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स के ऊपर वहां पर हमें एंटीजेंस दिखाई देते हैं, और उसी एंटीजेंस को वहां पर सरफेस के ऊपर होना होता है, और उसके बाद जो रेड ब्लड सेल्स है उसके सरफेस पर ये एंटीजन होते हैं। और जो रेड ब्लड सेल का प्लाज्मा है, तो उसी प्लाज्मा के अंदर कुछ एंटीबॉडीज भी दिखाई देते हैं। जो एंटीजन होते हैं ये होता है बी होता है, और जो एंटीबॉडीज होते हैं वो भी स्मॉल ए स्मॉल बी बताते हैं हम। एंटीजन कैपिटल लेटर में और एंटीबॉडी स्मॉल लेटर में बताते हैं। अब यहाँ पर देखो हमें ब्लड ग्रुप दिए, ब्लड ग्रुप के अंदर ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ए बी, उसके बाद ओ। ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहेंगे, इसे यूनिवर्सल डोनर कहेंगे। उनके जीनोटाइप दिए हुए आई ए, आई ए ओ, आई बी बी, उसके बाद आई बी ए बी, उसके बाद आई ओ। ठीक है, जो आई ए है वो ए ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करेगा, जिसके सरफेस के ऊपर ए एंटीजन रहेगा आरबीसी के ऊपर, और जो एंटीबॉडीज है वो बी रहेगी। ए और ए बी ब्लड ग्रुप को वो डोनेट हो सकता है, उसके बाद वो रिसीव भी कर सकता है ये और वो का। ठीक है, अभी यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसकी डायग्राम कैसी दी है देखो, ये आरबीसी है, इसी आरबीसी का ये सरफेस बनता है, और इसी सरफेस के ऊपर एंटीजन ए रहता है, इसलिए उसे ये ब्लड ग्रुप हम कहेंगे। और ये अंदर का जो एरिया है प्लाज्मा का, ये एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी के अंदर वहां पर बी रहेगा, स्मॉल बी, तो ये वहां पर एंटीबॉडी स्मॉल लेटर से हम बताते हैं। तो ये डायग्राम वहां पर आरबीसी की पता चलती है। उसके बाद वहां से हमें जो मिलने वाला ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप ये मिलता है। उसके बाद बी के बारे में भी हमें बताया, तो सीधा सीधा बी के सरफेस ये आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन है, प्लाज्मा के अंदर ये एंटीबॉडी है, और ये बी को भी चलेगा, ए बी को भी चलेगा, और बी और ओ का रिसीव करेगा ब्लड। उसके बाद ए बी जो है, इसके सरफेस के ऊपर ए बी एंटीजन होते हैं, प्लाज्मा नील होता है, प्लाज्मा के अंदर कोई नहीं होता है। अब प्लाज्मा के अंदर कोई नहीं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात पता चलती है, जो भी ब्लड ग्रुप वहां पर मिल रहा है बच्चों, तो ये ब्लड ग्रुप ए बी को चलेगा, और उसके बाद ओ रिसीव कर सकता है, ए का, बी का, ए बी का, और ओ का भी रिसीव कर सकता है। वो जो थोड़ा अलग है, जिसके अंदर हमें स्मॉल आई और ओ नेचर दिखाई देता है। जो नील है, जिसका एंटीजन यानी कि सरफेस जो है वो नील है, यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज वहां पर ये भी होते हैं, तो इसकी वजह से वो ए बी ओ को चलेगा, लेकिन ओ को सिर्फ ओ का ही ब्लड होना जरूरी होता है। तो ये हमें ए बी ओ ब्लड सिस्टम बताइए, इसके अंदर इतना ही बताया है। अब देखो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए जो है वो क्या होता है, तो यहाँ डायग्राम दिए सीधा सीधा आरबीसी की, जिसके सरफेस के ऊपर ये एंटीजन होता है, स्मॉल बी एंटीबॉडी होती है। बी के ऊपर भी सरफेस के ऊपर बी एंटीजन होता है, स्मॉल एंटीबॉडी वहां पर ये है, और जो प्लाज्मा है यहाँ पर ए बी के ऊपर सरफेस के ऊपर ये भी है, लेकिन प्लाज्मा नील है, ये यहाँ पर बताया। और वो के पास यहाँ पर सरफेस नील है और प्लाज्मा ए बी एंटीबॉडी बताता है, ये यहाँ पर हमें बताया। अब आरएच फैक्टर क्या है बच्चों, तो आरएच फैक्टर जो है वो लैंडस्टाइनर एंड वाइनर 1940 के अंदर हमें बताया है। अब 1940 के अंदर क्या है, तो आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक प्रोटीन मिला था, जो रेइसस मंकी के अंदर पाया था। रेइसस मंकी के अंदर आरएच प्रोटीन और आरएच फैक्टर क्या है, तो जो आरएच फैक्टर और आरएच प्रोटीन है उसे डी एंटीजन वहां पर बताया था। तो ये एक्चुअली क्या है, आरएच जो पॉजिटिव नेचर बताता है ब्लड के अंदर, और अगर नहीं रहेगा तो निगेटिव नेचर बताएगा। सीधा सीधा देखो, ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन सा भी हम लेते हैं, सपोज ये लेंगे या बी लेंगे या ये लेंगे, बी लेंगे या फिर कोई भी लेंगे, तो यहाँ पर अगर प्रोटीन रहेगा तो ये प्रोटीन वहां पर जो है वो प्रोटीन है आरएच फैक्टर। तो ये आरएच फैक्टर के साथ अगर हम बताएंगे तो इसे हम ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बता सकते हैं। अगर ये बी के साथ रहेगा ये प्रोटीन, तो इसे हम बी पॉजिटिव बता सकते हैं। तो इसी तरह से ये रेइसस मंकी के अंदर पाने वाला एक कैरेक्टर था, वहां पर 1940 में हमें बताया था। ठीक है, तो ये नेचर वहां पर आता है। उसके बाद रही बात और एक
जो RH फैक्टर के बारे में बताया। अगर RH फैक्टर के बारे में हम डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर देखो जो एंटीजन इंड्यूस हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, और जो RH नेगेटिव इंडिविजुअल्स के बारे में भी वहां पर हमें बताता है। ठीक है, RH ब्लड ग्रुप जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ब्लड के अंदर का, जो ट्रांसफ्यूजन के टाइम में क्या कर सकता है, हीमोलाइटिक डिसीज न्यूबॉर्न के अंदर क्रिएट कर सकता है, तो उसे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ये कैरेक्टर वहां पर दिखाई देता है। जो डिसीज क्वेश्चन आता है, RH नेगेटिव मदर रहेगी तो फिटस वहां पर RH पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर ये कंडीशंस क्रिएट हो सकती है।